हेलो दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि साइंस में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एनर्जी को लेकर के और डिस्कस कर रहे हैं हीट के बारे में, यानी ऊष्मा के बारे में। तो आइए आज हम आगे डिस्कस करते हुए चलते हैं। पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, और उसके आगे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रसार गुणांक के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस के बारे में। ठोस में एक्सपेंशन कैसे होता है सॉलिड के अंदर। आपको पता है हर चीज किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है, अणुओं से। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, गर्म करने पर क्या होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिस्टेंस उनकी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, डिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो ठोस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ठोस का आकार आपने देखा ही होगा। ठीक है, सो ठोस के बारे में जब हम बात करेंगे सो सबसे पहली चीज होती है, ठोस एक सीधा सा तार भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड एक सिंपल तार भी हो सकता है। तो एक सीधे तार में जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप इसका जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब इसका बढ़ाते हैं, तो इसकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए किसी तार की लेंथ L थी, और जब आपने उसको टेम्परेचर दिया तो उसकी जो लेंथ हो गई वो डेल्टा L हो गई। ठीक है, सो जब आप डेल्टा L को L इंटू डेल्टा टी यानी कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया। अभी तो आपका जो टेम्परेचर है वो तो है ही, लेकिन आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाया वो अगर आप डेल्टा टी से डिनोट करो, और जो लेंथ बड़ी है वो डेल्टा L से डिनोट करो, तो डेल्टा L को जब L इंटू डेल्टा टी से आप डिवाइड करोगे तो क्या बनकर के आता है, ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ये अल्फा से दिखाते हैं हम। ठीक है, सो इसका जो यूनिट होगी वो आप समझ सकते हैं, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस ये होगी, क्योंकि डेल्टा L और L इन दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होगी। मीटर होगी तो मीटर, L होगी, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर, बचेगा क्या, केवल और केवल टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को हम नापते हैं सेल्सियस में, तो सेल्सियस रेज़ टू द पावर -1 ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो ये है आपका रेखीय प्रसार गुणांक, यानी लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, एरिया को लेकर के, एरिया को अगर हम ए से दिखाएं, मान लीजिए इनिशियल उसका एरिया ए था, हमने उसके टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाया, और इनिशियल उसका और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर उसका जो एरिया हो गया, उसमें जो एक्सपेंशन हुआ वो डेल्टा ए हुआ, तो अब जो बीटा से हम दिखाएंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूं, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए, यानी एरिया में जो इंक्रीज हुआ है, जो एरिया में वृद्धि हुई है, और ए इंटू डेल्टा टी, इसको हम दिखाते हैं इससे। इसी को कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यानी एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट किसी सॉलिड के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए बारे में। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, सो उसको हम दिखाते हैं गामा से। मान लीजिए किसी चीज का इनिशियल जो वॉल्यूम था वो V था। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा टी, टेम्परेचर सपोज आपने डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि आपने 3 डिग्री से बढ़ा दिया, 3 डिग्री ओवरऑल टेम्परेचर नहीं, 3 डिग्री से बढ़ा दिया, 4 डिग्री से बढ़ा दिया, जितने से भी बढ़ाया। ठीक है, उसमें जितना वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ, डेल्टा V जितना एक्सपेंशन हो गया, इस फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, सो कोई भी चीज होगी सॉलिड की बनी हुई होगी तो उसका एक सिंपल सा वायर भी बन सकता है, उसका एक सिंपल सी प्लेट बन सकती है। ठीक है, जिसके एरिया, अगर हम सिंपल प्लेट की बात करते हैं, इसमें लेंथ है ये और ब्रेड्थ है ये,
तो इसका जो है एरिया होगा एक, तो एरिया में भी जो है उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है, उसका एरिया बढ़ सकता है, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है टेम्परेचर देने पे। और अगर हम एक सॉलिड ऐसा लें जो कि एक डब्बे की तरह है, जो कि एक घनाकार शेप में है, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, क्यूबिकल शेप में है, ठीक है। तो इस चीज को जो पूरा एरिया ये स्पेस में घेर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इनकी बेसिस पे ही तीन तरह के कॉफिशिएंट बनाए गए हैं। पहला कॉफिशिएंट बनाया गया है आपका क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक, विच इज लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। दूसरा बनाया गया है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी एरिया एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, और तीसरा बनाया गया है वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, जो अभी हमने डिस्कस किया। आइए अब देखते हैं इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। इन तीनों के बीच में अक्सर रिलेशन पूछा जाता है। इन तीनों कोफिशिएंट के बीच में अक्सर रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ये अक्सर पूछा जाता है कि अल्फा बीटा और गामा के बीच में क्या रिलेशन है। तो अल्फा बीटा और गामा के बीच जो रिलेशन होता है 1.1:2:3 का होता है। ये आप याद रखिएगा। ये इसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कई बार ये पूछा जाता है कि अगर एक लोहे की गेंद है, उस लोहे की गेंद की एक क्या होगी, एक रेडियस होगी। पूछा जाता है कि हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर उसकी रेडियस और उसके जो है वॉल्यूम या फिर उसके एरिया, सरफेस एरिया जो होता है, इन तीनों में से कौन सी चीज बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, किसमें ज्यादा बढ़ोतरी होगी, किस चीज में ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा आपको, रेडियस में ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा, वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा, या एरिया में ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये चीज पता है कि अल्फा बीटा और गामा में 1:2:3 का रिलेशन होता है, ये सेम टेम्परेचर इंक्रीज पे है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे है। ये अगर आप टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाते हो तो उसी डेल्टा टी टेम्परेचर पे ये रिलेशन दिखाया गया है कि एक समान टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके एरिया, उसके रेडियस और उसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब उसमें क्या रिलेशन होगा जब वो उनका साइज बढ़ेगा। तो किसका साइज सबसे ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा, यानी जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो सबसे ज्यादा बढ़ेगा। तो इसमें चार ऑप्शंस कई बार दिए होते हैं, रेडियस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, या एरिया बढ़ेगा, या फिर कुछ नहीं बढ़ेगा, कुछ तो नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं होता, या फिर सब बराबर बढ़ेंगे, इक्वल। ये चार ऑप्शंस अक्सर दिए हुए आते हैं और आपको उसमें सही चुनना होता है। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम सबसे ज्यादा बढ़ेगा, ये आंसर आपको लिखना पड़ता है और यही इसका सही आंसर है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का रिलेशन अगर आपको पता होगा तो आपको सही से पता हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, लिक्विड का एक्सपेंशन, लिक्विड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। अब आपको पता है कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, जिसमें रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी अगर बर्तन, जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का शेप मिल जाता है। तो इनमें जो एक्सपेंशन होता है, ओनली पॉसिबल एक्सपेंशन, वो कौन सा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ओनली पॉसिबल एक्सपेंशन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। केवल और केवल वॉल्यूम में एक्सपेंशन इनमें देखा जा सकता है और किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं होता, ठीक है। अब पानी की एक बड़ी खास बात होती है, अब हम वो देखते हैं कि वो खासियत क्या होती है। वो एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। कई बार क्वेश्चंस वाइवा में ये पूछा जाता है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं, वो क्या है, एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। पहले आप एक ग्राउंड रूल समझ लीजिए। ग्राउंड रूल ये होता है कि जैसे ही किसी चीज का टेम्परेचर कम किया जाता है, टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, घनत्व यानी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो ये लेस डेंस कहा जा रहा है, ये डेंसिटी कम है। जब ये मॉलिक्यूल्स आसपास आ गए तो क्या कहा जाएगा, डेंस, कि ये ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो जब किसी चीज को ठंडा किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं, पास आने लगते हैं। जब वो पास आने लगते हैं तो वो ज्यादा डेंस हो जाते हैं, यानी जब आपका टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, किसी भी चीज की बढ़ती है। पानी के केस में क्या होता है, पानी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, बॉयल होता है, ठीक है।
अब यहां से आप इसको ठंडा करना शुरू करिए, ठीक है। ठंडा करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास आने लगेंगे तो घनत्व तो बढ़ने लगेगा। लेकिन पानी के साथ क्या होता है, एक बड़ी अजीब चीज होती है। अगर घनत्व तो बढ़ रहा है तो आपको ये लगना चाहिए कि जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएंगे तो हमारा घनत्व तो सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए, यानी डेंसिटी हमारी सबसे ज्यादा हो जानी चाहिए। बट क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। पानी का जो घनत्व है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता सबसे ज्यादा, उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यानी जब आप पानी को ठंडा करते हुए आएंगे और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हुए आएंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के एग्जैक्टली 4 डिग्री नहीं होता, ये 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको लमसम में 4 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आपका पानी आता है तो उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। इसके नीचे जाने पर 3 डिग्री से लेके 2 डिग्री से लेके 1 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक जाने पर क्या होता है, इसकी डेंसिटी फिर से बढ़ने लगती है, डेंसिटी बढ़ने लगती है। और डेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी घटने लगती है, सॉरी डेंसिटी बढ़ने लगती है, सॉरी डेंसिटी घटने लगती है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। डेंसिटी घटेगी, यहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे, लेकिन इसके बाद पहले डेंसिटी कम होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब डेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। जब डेंसिटी घटेगी 4 डिग्री से नीचे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डेंसिटी घटने का मतलब ये कि वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका 0 डिग्री पे वॉल्यूम जो डेंसिटी है, सॉरी 0 डिग्री पे जो डेंसिटी है वो आपकी लेस देन होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी से, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी चीज को जहां पे ये बताया गया है कि आपका लिक्विड नॉर्मली ठंडा करने पर उसकी डेंसिटी घटती जाती है और जितना ठंडा करेंगे उतना घटती जाएगी, वो चीज वाटर के लिए ट्रू नहीं है। वाटर के केस में क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर फिर से डेंसिटी क्या होने लगती है, घटने लगती है, ठीक है। डेंसिटी बढ़ने की बजाय क्या होती है, घटने लगती है। पहले डेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन पानी के केस में उल्टा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर और नीचे लाओगे 4 डिग्री से, वैसे वैसे डेंसिटी उसकी घटनी शुरू हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, अब घटेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन है, 4 डिग्री के बाद एबनॉर्मल एक्सपेंशन शुरू हो जाता है इसका, ठीक है। इसका रीजन ये है कि 4 डिग्री, ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जल के 6 अणु, यानी पानी के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं, 6 अणु मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, एक बड़ी, एक बिगर हेक्सागोनल एटॉमिक नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर एटॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसका कि साइज बड़ा होता है, साइज यानी जो इसका वॉल्यूम है वो उसको बढ़ा देता है। इस वजह से ये होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जल के 6 अणु यानी पानी के 6 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक बड़ा जो है हेक्सागोनल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका साइज बड़ा होता है। इसी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जो आपका वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब आपको यह पता चल गया कि जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। एक चीज तो आपको पता लग गई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर मिलती है हमें, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको मिलती है। अब जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की तो होगा क्या, होगा ये, एक क्वेश्चन आता है कि ठंडे प्रदेशों में, जो ठंडी जगह हैं, ठीक है, जो कोल्ड प्लेसेस हैं, वहां पे तालाब का जल जम जाने पर भी
जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, वो जीवित रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? तालाब का पानी जम जाने पर भी मछलियां जीवित क्यों रह पाती हैं? इसके बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है। सो द रीजन इज कि जब आपका जल का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर जैसे ही कम होता है, पानी का तापमान यानी टेम्परेचर कम होता है, तो नीचे का जो पानी होता है, जो कि गर्म पानी है, वो कहाँ आता है? ऊपर आता है। ठीक है, और ऊपर की सतह पे टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये तो जम गई। लेकिन नीचे का जो पानी है, जो गर्म पानी है, वो ऊपर आता है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? ऊपर की बर्फ, ऊपर तो सिंस बर्फ जम गई है, तो नीचे पानी का जो टेम्परेचर है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है, वो उतने तक ही गिर पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बनी रहती है। इस वजह से क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर गिर पाता है, और ऊपर का पानी सिंस वो जम चुका है, तो पानी जो जम चुका है वो बर्फ बन चुका है। और बर्फ जो है वो क्या होती है? वो इंसुलेटर होती है, यानी ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी इससे होकर के ऊष्मा नीचे नहीं पहुंच सकती, जो कि पानी को और ठंडा करे। इस वजह से क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर हमेशा, पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर जो इसके नीचे है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिक होता है। इसलिए यहीं पर ये जो है इतने टेम्परेचर तक ही यहाँ पर पानी आ पाता है, और इतने टेम्परेचर पर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मछली जिंदा रह सकती है। इतना टेम्परेचर मछली सह सकती है, इसी वजह से पानी के जम जाने पर भी ठंडे प्रदेशों में मछली जिंदा रह पाती है। यही इसका रीजन है, और इसी वजह से मछली जो है जिंदा रहती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ साइंस के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को।